हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करगी क्लासेस। डेट आज की 18 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द टाइम टू सेटल। अभी केयर्न एनर्जी इतना ज़बरदस्त रूप ले चुका है कि इसने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करनी शुरू कर दी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव हमारे ऊपर टैक्सेशन लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके चलते जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हैग नेदरलैंड्स ने जो भी डिसीजन दिया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में केयर्न एनर्जी पूरी कोशिश लगा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कि एयर इंडिया के जितने भी एसेट्स आउट ऑफ इंडिया बोलो, उनको सीज कर दो। ठीक है, इस आर्टिकल को देखेंगे। भाई टाइम आ चुका है, एक बार सेटलमेंट कर लो दोनों बैठ करके, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक यूके बेस्ड जो केयर्न एनर्जी है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में दोनों को बैठ करके सेटल करना चाहिए। आर्टिकल देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा, वायरस इन द विलेज, एक तो ये आर्टिकल और दूसरा इसी पेज पर मूव ऑन प्लान। ये दोनों आर्टिकल्स एक ही पॉइंट पर हैं। वो पॉइंट क्या है? कल हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी कि 3 टियर अप्रोच की बात कर दी है, प्लान आ गया है। एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि गाँव में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। दोनों आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। इधर आप देख सकते हो एन अनलवली विस्टा। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि न्यू पार्लियामेंट्री विस्टा जो अभी डेवलप हो रही है, सेंट्रल विस्टा, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन के सामने नई पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है, प्राइम मिनिस्टर का नया हाउस तैयार हो रहा है। तो बोलो उन चीज़ों से ज़्यादा प्रायर चीज़ें तो हमारे इधर ऑक्सीजन की कमी है, लकड़ियों की कमी है, ड्रग्स की कमी है, वैक्सीन्स की कमी है। बोलो उधर पैसा खर्च करना चाहिए, इतना पैसा आप विस्टा पे क्यों खर्च कर रहे हो? इस चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है। तो सवाल जो था वो तो हमने देखा, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर राइटर जो वो एक तरीके से एग्जाम्पल्स ज़्यादा बता रही हैं। तो ऐसे में इस आर्टिकल को डिस्कस करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम एग्जाम में यूज़ कर सके। राइट, इस आर्टिकल को अगर आप खुद से देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी कंटेंट हमारे एग्जाम में काम आने लायक है नहीं। बस ये है कि सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट करना अभी जो टाइम और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं है। ये चीज़ मेन थीम है इस आर्टिकल की, तो डिस्कशन तो हम नहीं करेंगे। आगे देखें, आइडिया पेज से जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वॉल्फ वॉरियर इन द सबकॉन्टिनेंट। ये एक नई डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनानी शुरू कर दी है चाइना ने। बेसिकली नई नहीं है, ये है तो पुरानी, बट चाइना अब बहुत मुखर होके आ रहा है साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट में। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे क्या अप्रोच है चाइना की, क्या मुद्दा है पूरा, और इंडिया का क्या स्टैंड है। राइट, दूसरी तरफ चाइल्ड एज विक्टिम, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे इधर वाले को, ठीक है। चाइल्ड एज विक्टिम की अगर बात करें तो अनुराग कुंदू, इनके द्वारा कुछ केस स्टडीज़ बताई जा रही हैं कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के चलते इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, तो आप सोचो उनकी क्या ज़िंदगी हो रही होगी इस टाइम पे। तो उन बच्चों के लिए एक सेंसिटिव मैनर में प्रोग्राम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिससे कि उन बच्चों की वेलफेयर इंश्योर की जा सके। तो इस आर्टिकल में आप एक बार खुद से पढ़ोगे, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हमने एजुकेशन पॉइंट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब इस पॉइंट में जो पेरेंटल लॉस है उसको आप कैसे कर सकते हो, जिसमें सोशियो इमोशनल कॉग्निटिव लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक बच्चा अपने माता पिता के पेट्रोनेज में रह करके कितनी शिक्षा लेता है, कितनी बुद्धिमानी गेन करता है। इमोशनल वे में देखिए तो कभी टूटता है एक बच्चा तो उसके माता पिता उसको कितना सपोर्ट करते हैं। या फिर आप देख सकते हो सोशली, समाज में भी कहीं ना कहीं बच्चे बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। एक तो अम्ब्रेला, एक छत रहती है ऊपर, माता पिता जब तक रहते हैं तो समाज का कोई भी इंसान आकर के सीधा उन बच्चों पर उंगली नहीं उठा सकता। पर उसी केस में अगर दूसरी तरफ देखो, माता पिता की वो अम्ब्रेला, वो छत हटा दो एक बार, तो बच्चे पूरे के पूरे वल्नरेबली एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनको और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई है। आप प्लीज़ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ोगे। इसके अलावा हीलर ऑन द प्रेसिपाइस, इस आर्टिकल में डॉक्टर्स के साथ में अभी जो परेशानियां हैं उसको लेकर के यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। ये एक फिजिक्स साइकेट्रिस्ट है यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने अपनी तरफ से बताया एक्सपीरियंस कि डॉक्टर्स का हाल क्या है। तो बेसिकली डॉक्टर्स के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हो। हाँ, बस एथिक्स में या फिर जब भी हम मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है ही कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स के चलते प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के चलते में वो अपनी खुद की ज़िंदगी को भी खो बैठे हैं एक तरीके से। कुछ डॉक्टर्स ने अब तो अपनी ज़िंदगी खो ही दी है चलते हुए। एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उनके सामने कितने लोगों की डेथ हो रही है। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर्स, दैट्स वाई दे आर टेकिंग मच मोर बर्डन। तो ऐसे में और ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो बेसिकली उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को भी आप खुद से ही करोगे। देखते हैं आर्टिकल्स को जो बचे हुए डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वॉल्फ वॉरियर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन के द्वारा। ये इंटरनेशनल रिलेशन से आप इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली चाइनीज एनवॉय ने ढाका में पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया था, हमने न्यूज़ वाले सेक्शन में डिस्कस भी किया था कि अगर बांग्लादेश ज्वाइन करेगा क्वाड तो वो अच्छी बात नहीं होगा। दैट मीन्स कि ढाका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डैमेज कर लेगा जो भी रिलेशंस है चाइना और बांग्लादेश के बीच के। तो ये जो बात है ना, इसमें कहीं ना कहीं डर, या फिर एक आप डर तो क्या, एक प्रिवेंटिव अप्रोच देख सकते हो। जैसे कि चाइना जो है वो एकदम कंसिडर कर रहा है कि क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने के लिए आया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस चारों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें पता है कि क्वाड में किसी और कंट्री को एंट्री मिले इसके अभी तक चांसेस हैं नहीं, पर चाइना का अपनी तरफ से पहले ही स्टेटमेंट दे देना, और वो भी कब, जब वहाँ पर कोई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें चाइना के एनवॉय ली जिमिंग के द्वारा ये स्टेटमेंट देना, जो कि चाइना के एम्बेसडर डिप्लॉयड है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि चाइना एक रेड लाइन खींचना चाह रहा है बांग्लादेश के सामने कि अगर आपने क्वाड की तरफ मूव भी किया तो ये बात अच्छी नहीं होगी। इसीलिए क्या बोल दिया आर्टिकल की हेडिंग में, वॉल्फ वॉरियर इन द सब कॉन्टिनेंट, कि चाइना जो हो एक भेड़िए की तरह पीछे पड़ चुका है, अब थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ो। तो आप एक चीज़ देखो कि चाइनीज़ एनवॉय का ये रूड बिहेवियर है कि नहीं, एक होस्ट नेशन कि जहां पर एक एम्बेसडर डिप्लॉयड है चाइना का, और उसी कंट्री को वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आप एक देखो कि क्या ढाका वाकई में ज्वाइन करना चाहता है? अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि न तो क्वाड की तरफ से कोई ऑप्शन बताया जा रहा है और ना ही ढाका ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिए हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को छोड़ो किसी भी कंट्री को अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है कि कहीं क्वाड का मेंबर वो बन पाएंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं, कि यहाँ पर चाइना जो है वो प्री एम्प्टिव अप्रोच, दैट मीन्स पहले से ही बचाव करके रखो, एक रेड लाइन खींच के चलो। तो ये एक चाइना की नई डिप्लोमेटिक स्टाइल देखने को मिल रही। और वो जो ये फंक्शन था ना, ये जो जहाँ पर ये बातचीत हुई थी, ये था डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश की मीटिंग थी, उसमें ये बातचीत हो रही थी। और ये चाइना की कोई पहली बार इस तरीके की हिम्मत नहीं है, मजाकत ऐसी पहली बार नहीं है। चाइना हमेशा से टफ लैंग्वेज यूज़ करता रहा है। जो भी इसके जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कभी भी कोई नया अगर कदम उठाने की बात की जाती है तो चाइना बहुत विग्रसली, मतलब बहुत कठोरता के साथ में उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में जाकर के स्टेटमेंट देता है और उनके इंटरनल अफेयर्स में अपना सिक्का चलाना शुरू कर देता है। तो यही अग्रेसिव स्टाइल कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर जब डेंग जियाओपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1970s में, तो उस टाइम पर क्या था, चाइना इकोनॉमिक पावर नहीं हुआ करता था। चाइना और इंडिया एक स्केल पे हुआ करते थे 1970s में। तब डेंग जियाओपिंग ने चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1970s के टाइम पे इंटरनेशनल कॉपरेशन की डिमांड की थी कि भाई हमें हमारा साथ दो चाइना को रीबिल्ड करने में। उस टाइम पर आप देखोगे ना, उस टाइम पर जो डेल कार्नेगी की एक बुक आती है, ठीक है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि चाइना उसी पॉलिसी पे काम कर रहा था कि कैसे भी करके वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ में लिया जाए और इकोनॉमिकली बूस्ट करें। तो ऐसे में विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इस पर ध्यान दे रहा था चाइना। आज क्या है, चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो अभी पकड़ है, उसमें क्या हो रहा है, चाइना अपने इंटरेस्ट को एक तरीके से इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल डिस्कोर्स में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहां पर अपनी दादागिरी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ आप देखोगे कि वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो हमने यहाँ पे हेडिंग देखी, इसका मतलब क्या है, इसमें सिंपल सा ये है कि कोई भी कंट्री या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाइना को क्रिटिसाइज करे तो उसको कॉन्फ्रंट करना, उसको आमने सामने एक तरीके से चैलेंज करना।
तो ओवरऑल आप देखोगे तो यही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के लिए। देखो हम तो अगर देखें दिल्ली के साथ में चाइना के रिलेशन की बात करें और ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात करें, तो जब डोकलाम इशू हुआ 2017 में, लद्दाख इशू हुआ 2020 में, जो कि अभी तक भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड नहीं है, तो ऐसे में चाइनीज मीडिया, चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा इंडिया को लेकर के इतने गजब गजब के स्टेटमेंट दिए कि इंडिया को कैसे भी करके इंसल्टिंग फील कराए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अब इंडिया के साथ साथ में साउथ एशिया में ही इंडिया का एक और पड़ोसी जिसका नाम है बांग्लादेश, अब वो ही इसी तरीके की फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है। देखो वही बात है, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी और आप बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे आपके घर पे भी आग लगेगी। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश हीट फील कर सकता है कि चाइना ने जिस तरीके का बिहेवियर इंडिया के साथ करने की कोशिश की, जबकि इंडिया ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ट्रेड रिलेशंस हैं, बट इंडिया ने अब की बार तो एकदम आंखों से आंखें मिला करके जवाब दिया। डोकलाम में भी यही हुआ था और लद्दाख में भी स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है। बट दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश तो पूरा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो ऐसे में बांग्लादेश को तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये चीज़ क्या होगी कि साउथ एशिया के अंदर चाइना जो है वो अपनी फिर से अपनी जो न्यू डिप्लोमेटिक मेडिसिन है ना, ये सबको देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश एक नया पेशेंट बन के उभर के आ रहा है। ऐसे में चाइनीज एम्बेसडर का स्टेटमेंट कि भाई क्वाड को ज्वाइन करना, जबकि हमें पता है कि देखो यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आइडियोलॉजिकल भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो ट्रेड में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में। ऐसे में ढाका अगर क्वाड को ज्वाइन करना है तो चाइना इस चीज के लिए कहीं ना कहीं डरेगा। बट क्या बांग्लादेश इस तरफ जा रहा है? नहीं ना। तो बांग्लादेश के सामने एक रेड लाइन खींचने का मेन प्रोग्राम है चाइना का, और ऐसे स्टेटमेंट तभी दिए गए हैं। अगर हम बीजिंग की बात करें तो बीजिंग थोड़ा सा कॉन्शियस है, थोड़ा सा यूं अलर्ट है बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि आज इकोनॉमिकली अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने भी कितने एडिटोरियल, कितने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किए हैं जिनमें एक बात आती है कि साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश जो है वो राइज कर रहा है, तो इंडिया को भाई भाई की तरह, मतलब एक तरीके से बराबर का ओहदा देकर के और बांग्लादेश के साथ मिलकर के साउथ एशिया की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान तो जो है वो बिल्कुल रॉन्ग नेशन बन चुका है, वहाँ पर तो डीप सीटेड जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं अभी भी हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसे हम टेररिज्म की इनकी बात करते हैं। तो ऐसे में इंडिया का रिलेशन एक तरफ तो बीजिंग के साथ में देखो और दूसरी तरफ ढाका के साथ में देखो, तो बीजिंग के साथ में तो हमारे ट्रेड रिलेशन तो चलो फिर भी मोर और लेस चलते रहते हैं, बट बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की जाए ना तो उसमें हम कहीं ना कहीं ढाका के साथ में ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। रही सही में बांग्लादेश के सामने आज कोई एक ही ऑप्शन थोड़े ना है। चलो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तो बांग्लादेश ने एंडोर्स कर रखा है कि हम इसमें साथ देंगे, बट दूसरी तरफ यूएस, जापान और इंडिया, ये जो तीनों की तीनों क्वाड के मेंबर हैं, ये तीनों भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश को कैसे साथ में लाया जाए और वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जाए। तो इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं बीजिंग जो है वो चिंता में है और इसी चीज को लेकर के ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। दूसरा, ये चाइनीज एम्बेसडर के द्वारा जो स्टेटमेंट है ये चाइना की एक आप कहोगे कि कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन है चाइनीज का, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसी का कहीं ना कहीं असर है, और इसको बोलते हैं प्री एम्प्शन। प्री एम्प्शन का मतलब कि आप पहले ही बीमारी हो उसके पहले ही आपने ट्रीटमेंट ले लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये डराने का तरीका है या फिर क्वाड का सिक्का ना चले, क्वाड को रोकना है। अगर अपन सितंबर 2007 की बात करें, जब हमारे यहाँ पर यूपीए की सरकार चला करती थी, तो आप देखोगे मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी 2007 में, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। और उसको उस टाइम पे 2007 में एशियन नेटो के नाम से बोल दिया गया था चाइना के द्वारा। अब आप देखोगे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और हमारे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। अब की बार तो चलो ठीक है, लेफ्ट को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही है, बट अभी भी केरला के अंदर सरकार बना ली है इन्होंने। तो ऐसे में आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट दे रखा था कांग्रेस को, और कांग्रेस ने सरकार बना रखी थी यूपीए के नाम से। तो ऐसे में इस मालाबार एक्सरसाइज को जैसे ही चाइना ने एशियन नेटो नाम दिया, तो ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई आप इस तरीके के एक्सरसाइजेस कंडक्ट नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे इन्फ्लुएंस क्या है, कम्युनिज्म कहाँ है, चाइना में। तो इसका इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिला और रिजल्ट क्या रहा कि
कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज को एक बार होल्ड पे डाल दिया और ये अल्टीमेटली जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी वो कन्वर्ट हो गई बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज में, जो कि केवल और केवल इंडिया और यूएस के बीच चली। वो तो चलो ठीक है कि 2015 में तो जापान का इंट्रोडक्शन फिर से किया गया जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन हुआ 2020 में। ऐसे में फिर से एक डाइवर्सिफाइड मैनर में 4 कंट्रीज जो क्वाड मेंबर्स हैं वो फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मालाबार एक्सरसाइज में। तो पॉइंट यहां पर ये क्या आ रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इंडिया में तो आपको देखने को मिलता है। कैसे? देखो, एक तरफ चाइना है, उसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो उसका असर क्या हुआ? मालाबार एक्सरसाइज 2007 में कंडक्ट कराई गई जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, उसको एशियन नेटो बोलते ही कन्वर्ट करवा दिया किसमें? बायलैटरल एक्सरसाइज में। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल क्लिक है कि बीजिंग कभी भी अपने हिसाब से अपना काम करवाने की कोशिश करता है। तो क्वाड जो है अब कहीं ना कहीं मेन फोकस है चाइना का, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के अलावा और कोई चैलेंजिंग ऑप्शन दिखाई नहीं देता। आज अगर आप देखोगे ना, एशिया को डिवाइड करके और फिर उसके बाद में चाइना को कंटेन करना, ये एक मेन ऑप्शन है जिसमें चाइना और रशिया, इनकी तो फ्रेंडशिप क्लोज हो रही है, साथ में पाकिस्तान भी। और रही सही में दूसरी तरफ अगर आप देखो, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ये कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कि साथ में आ रहे हैं और कैसे भी करके चाइना की जो हेजेमनी है, क्योंकि देखो अगर एक कंट्री पावरफुल बनता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा तो वो अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि यूएसए ने किया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। तो एग्जैक्टली उसी चीज को ध्यान में रख करके इंडिया अपनी तरफ से थोड़ा सा, वही बात है, इंडिया भी एक प्रिवेंटिव अप्रोच अपना रहा है कि कैसे भी करके चाइना का जो असर्शन है, चाइना का जो दबदबा बन रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। देखो, शी जिनपिंग की जो डिप्लोमेसी है उसमें सिंपल सा ये है कि साउथ एशिया का जो पूरा मुद्दा है इसमें अपना रोल प्ले कंटिन्यू करता रहे। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया ही कहीं ना कहीं चैलेंज कर पा रहा है चाइना को, अगर एशिया की बात की जाए तो ऐसे में इंडिया के पहले रिलेशन को, जो इंटरनेशनल रिलेशन थे या नेबर्स के साथ में जो रिलेशन थे, उनको मेंटेन करने का तरीका क्या था कि इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मान लो कि प्रो कॉन्सल का मतलब हो गया कि कोई अथॉरिटी मिली हुई है और उसके बेसिस पे इंडिया बिग ब्रदर का रोल प्ले किया करता था। बट आजकल इंडिया क्या है? सर्कमस्पेक्ट है। दैट मीन्स इंडिया बहुत सोच समझ करके कदम उठा रहा है, कैसे भी करके अपने नेबर्स को नाराज नहीं होने दे रहा है। बट दूसरी तरफ चाइना जो है वो तो आप देख ही रहे हो, लगातार जो है अपनी तरफ से एक विरासत में मिली हुई जो दादागिरी है उसका यूज कर रहा है, इन शॉर्ट। इसके अलावा दिल्ली ने तो सब कॉन्टिनेंट में अपनी जो दादागिरी थी या फिर जो भी बिग ब्रदर का आइडिया था उसको थोड़ा थोड़ा डाउन करना शुरू कर दिया है, और नई अप्रोच में बराबर, चाहे वो भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब बराबरी की बात आ जाती है तब ये छोटे छोटे कंट्रीज कहीं ना कहीं यूएन में सपोर्ट देने के काम आ जाते हैं। सिंपल सी बात ही आ जाती है, ठीक है। तो चाइना आज वर्ल्ड की न्यूएस्ट सुपर पावर बन के निकल रहा है। इसमें आप देखोगे तो इकोनॉमिकली देखो या डिप्लोमेटिकली देखो या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तीनों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आप टिक ही लगाओगे जब चाइना की इमरजेंसी की बात की जाए। तो ऐसे में चाइना जो है वो स्मॉलर नेशंस को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना चाहता, अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा अभी तक क्या था, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, पिछले कुछ सालों पहले थे कि जब से चाइना ने अपने आप को असर्ट नहीं किया, उसके पहले की बात करें तो दिल्ली को कहीं ना कहीं एक शक की नज़र से देखा करते थे साउथ एशियन जो भी एलिट्स हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करो चाहे श्रीलंका की बात करो, तो उनको चाइना एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता था कि चाइना जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो दिल्ली के ऑप्शन के तौर पर चाइना को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, चाइना को उन्होंने पिक किया और अल्टीमेटली एक वेलकम ऑल्टरनेटिव मिल गया उनको, चलो ठीक है। बट जो ये ढाका की कंट्रोवर्सी अभी निकल के आई है, ये क्या क्लियर कर रही है कि जो बीजिंग ने प्रीवियसली जो अपना टारगेट किया था, जो अपनी अप्रोच थी जिसमें क्या था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, उस अप्रोच पर जब चाइना काम कर रहा था वो अप्रोच अब चाइना की चेंज हो चुकी है। अब चाइना जो है वो लोकल इश्यूज में भी इंटरवीन करने से बिल्कुल अपने आप को हर साइड में नहीं रखता। दैट मीन्स बीजिंग जो है वो इंटरवेंशन करना शुरू कर चुका है।
जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने परिस्थितियों को भांपते हुए खुद को सरकमस्पेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके दिल्ली अब आगे बढ़ता है। ऐसी नहीं है कि नी जर्क इंटरवेंशन कर दिए। जैसे कि श्रीलंका में जब सिविल वॉर चल रहा था तो पीस कीपिंग फोर्सेस हमने भेज दी थी राजीव गांधी की लीडरशिप में, तो रिजल्ट क्या निकला? श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ गए। इधर आप देखोगे नेपाल के साथ में 2015 में क्या हुआ था? ब्लॉकेड लगा दिया था इंडिया ने यूनिलैटरली, तो ऐसे में इंडिया नेपाल के रिश्ते बिगड़ गए थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली को समझ में आ गई है, और अब दिल्ली जो है वो पहले ये देखता है कि हमारे नेबर्स कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल है, उसके हिसाब से फिर दिल्ली आगे बढ़ता है। जबकि दूसरा जस्ट ऑपोजिट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं चाइना को एक सपोर्ट मिलने का मौका, एक स्कोप क्या दिखाई देता है? बोला चाइना जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता है उसको जल्दी से और एफिशिएंटली खत्म करता है। बट आज आप देखो कि उस एफिशिएंटली और क्विकली उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के पीछे चाइना का पर्पस क्या है? वो अपनी हेजेमनी बनाना चाहता है। जबकि इंडिया क्या है? इंडिया के ऊपर ब्लेम लगता है कि टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं करता, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते, इंडिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इनएफिशिएंट होते हैं। बट एक तरफ चाइना की एफिशिएंसी की अगर बात करो, उसका फ्लिप साइड क्या है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं? जिसमें आज होस्ट नेशन को ही धमकियां दी जा रही है चाइनीज एनवॉय के द्वारा, चाइनीज एम्बेसडर के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल है। और जो आप कहते हो ना चेक पॉलिसी है ना, या डेट ट्रैप पॉलिसी, जो कि श्रीलंका, पाकिस्तान इनके साथ ऑलरेडी चली रही है। तो चाइना का जो रोल है वो बड़ा मुखर होकर आ रहा है, क्लियर होकर के आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें ओवरऑल कि दिल्ली के ऊपर इंपीरियल कंप्लेंट्स लगाई जाती है कि हाँ दिल्ली जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दादागिरी है वो बनाना चाहता है थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट। बट आज आप कैपेसिटीज की इनके बेसिस पे देखो चाइना क्या कर रहा है। आज इंडिया में तो आपके पास में एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, तो ऐसे में वो जो भी बांग्लादेश है या श्रीलंका है रिलेशन बनाना चाहेंगे, तो आज बीजेपी अगर रूलिंग है तो उस पार्टी के अगेंस्ट में आपके पास में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक और अवेलेबल है। अगर वो जीतती है तो आप आसानी से अच्छे रिलेशन बना दोगे। पर क्या चाइना में ऐसा हो पाएगा? बांग्लादेश के पास में क्या दूसरा ऑप्शन है? क्योंकि वहां पर तो सिंगल पार्टी रूलिंग चलती है। तो वहां पर तो जो शी जिनपिंग ने कह दिया वही कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो फाइनल कर दिया वही फिर फाइनली बांग्लादेश में होगा, अब चाहे रूलर कोई भी आए। समझ गए? तो ऐसे में पॉलिटिकल सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के पास में इंडिया के साथ में एंगेज करने के पास में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर क्या चाइना के साथ में पॉलिटिकल ऑप्शंस अवेलेबल है? वो भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वॉल्फ वॉरियर तैयार हो चुका है सब कॉन्टिनेंट में, जो कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहा है। बट वही बात है, क्या क्वेड शांत बैठेगा? या फिर बांग्लादेश को इस तरीके की, जब उनकी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन्हीं पर अगर सवाल उठाने शुरू कर दिए जाएंगे तो क्या बांग्लादेश उनको कॉम्प्रोमाइज करेगा? शायद एक गरीब देश तो फिर भी मजबूर हो जाए, पर जब एक कैपेबल एनफ कंट्री होगा तो शायद वो नहीं चाहेगा कि उसके यहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन करे। दूसरी तरफ अगर देखिए हमारे जो नेबर्स हैं वो चाइना के साथ में कन्वीनियंटली अपने रिलेशन लगातार बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना एक ऑप्शन, वही चाइना कार्ड हमेशा खेलना कि इंडिया अगर अपनी बात नहीं मान रहा है तो चाइना का नाम ले लो, इंडिया अपने आप मानेगा। तो इस तरीके से दोनों में बार्गेन किया करते थे ये, ठीक है। बट अभी जो है चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती हैं बांग्लादेश के लिए और दूसरे कंट्रीज के लिए। सिमिलरली बांग्लादेश या फिर जो छोटे कंट्रीज है ना साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, उनमें इंडिया, चाइना, यूएस, जापान, रशिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज का अपना अपना इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में मान लो चाइना अपनी दादागिरी लगाता है तो उन देशों के पास में, छोटे देशों के पास में बचे हुए कंट्रीज से सपोर्ट लेने का एक मौका मिल जाता है। तो पॉइंट अब क्या आ जाता है कि क्या वाकई में चाइना अपनी जो अर्लियर अप्रोच थी उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं बंधा हुआ है? जी बिल्कुल भी नहीं है। अब चाइना ने अपनी अप्रोच चेंज कर ली है, नए मेथड डिस्कवर कर लिए हैं, और अब तो देख लो न्यू हेजेमोन आपको देखने को मिल रहा है साउथ एशियन होराइजन में, कि बांग्लादेश ने कुछ किया नहीं, उसके पहले ही रेड लाइन खींच दी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मूव ऑन प्लान। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है कि कैसे कोविड-19 के स्प्रेड को गांवों में रोका जा सकता है। और इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कम्युनिक है, कुछ रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो ऐसे में एडिटर बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया गया है, क्योंकि विलेज लेवल पे अगर आप
फैसिलिटीज़ को अवेल करा दोगे, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करो या फिर बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इन तरीके से आपने 3 टियर अप्रोच अपना ली, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप बीमारी को वहीं की वहीं पे टैकल कर पाओगे। साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कि कितनी ज़्यादा घातक बीमारी हो चुकी है उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या होगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जैसे मान लो एक हेल्दी बंदा है फैमिली में, वो बाहर घूम करके आया कहीं पे और फिर उसके इन्फेक्शन हो गया पर उसको खुद को पता नहीं है, और तो एसिम्प्टोमेटिक हो गया, बट घर में जो दूसरे बूढ़े लोग थे या बीमार लोग थे उनको उसने परेशान कर दिया और ऐसे में किसी की फैमिली में डेथ हो गई। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को आइसोलेट करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट यही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो आप जल्दी से अपने आप को क्योर कर लोगे, साइड में कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे, बट सिम्टम्स नहीं है फिर भी आपके इन्फेक्शन है, तो ऐसे में घर वालों को, दूसरों को घात हो सकता है। तो ऐसे में सीवियर कोविड से अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या माइल्ड हैं तो उनके उसी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दे दिया जाए, ऐसे प्रोविज़न अभी किए गए हैं। अभी जो गाइडलाइंस आई हैं इनमें ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में क्या होगा कि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट कंडक्ट कर सके। इससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंटली और मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टिंग की जा सके। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, यही तो मेन 3 तरीके होते हैं ना कोरोना से बचने के। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है। अब रैपिड रैट ही हमने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि RT-PCR जो टेस्टिंग है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें टाइम भी लगता है। जबकि रैट्स में क्या है, 15 रैट में क्या होता है कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आपको मिल जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, 50% एफिशिएंसी, कि 50% सही रिपोर्ट आती है तो 50% गलत आती है। तो ICMR ने बेसिकली ये रैट को ही क्यों अडॉप्ट करने की बात की, क्योंकि लेबोरेटरीज पे बहुत ज़्यादा बर्डन है अगर RT-PCR के बेसिस पे अगर टेस्टिंग की जाती है तो ऐसे में लेबोरेटरीज का बर्डन कम करना। दूसरी चीज़ ये भी कहा है कि अगर कोविड सिम्टम्स हैं और रिपोर्ट अगर एंटीजन से, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के बाद में रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो भी आप उसको ट्रीटमेंट कराओ, फिर उसके बाद में RT-PCR उसका प्रॉपर हो, फिर उसके बाद में उसको ट्रीट किया जाए। तो कहने का मतलब एक तो होगी प्रीलिम्स और फिर उसके बाद में मेंस। प्रीलिम्स का मतलब हो गया क्या, रैट, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। अब उसमें अगर मान लो किसी के सिम्टम्स हैं बट रैट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो कोई बात नहीं है, मेंस कंडक्ट करवा दो RT-PCR और फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट दे दो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये प्रोविजन किए गए और साथ में RT-PCR किट्स का एलोकेशन भी किया जा रहा है गाँव में। तो ये प्रोविजन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ANM और आशा वर्कर्स, इनका काम क्या है जी? इनका काम है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANM, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की न्यूट्रिएंट की फैसिलिटी अवेलेबल कराए। जो आइस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, लैक्टेटिंग मदर है या फिर छोटे बच्चे हैं 2 साल के, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को लेकर के ये काम किया करती हैं। तो अभी क्या है, इन पर लोड केवल और केवल कोविड का पड़ गया ना, तो ऐसे में ये अपने कामों को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि कम्युनिटी लेवल वर्किंग के लिए हम दूसरे इंडिविजुअल्स को भी तो ले सकते हैं साथ में, जिसमें विलेज लेवल पेंडेमिक कंट्रोल टीम बनाई जा सकती है, NGOs का ले सकते हैं सपोर्ट, जो सिविल सोसाइटी है उनका साथ लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल एक सेगमेंट में पूरा लोड डालना, दैट्स नॉट द गुड ऑप्शन। दूसरा ये बता रहे हैं कि वैक्सीन पेनिट्रेशन को भी हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वैक्सीन अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हम वैसे ही देख पा रहे हैं। तो PHC लेवल हो, CHC हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करो, ठीक है, ये तीनों मिलकर के रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो ट्रेंड स्टाफ के मेंबर्स की भी अवेलेबिलिटी और टेक्निकल स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो हमने कल देखा था कि आयुष डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी किया जाएगा डिप्लॉय, जो भी कोविड केयर सेंटर्स खोले जा रहे हैं उन पर। दूसरा, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई का इंश्योरेंस किया जाएगा और साथ में जो लाइफ केयर फैसिलिटी अवेल कराने वाली एम्बुलेंसेज है उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। कल हमने पूरी रिपोर्ट देखी थी अच्छे से। इसके अलावा जो आयुष कोर्स करने वाले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर BSc नर्सिंग करने वाले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बोलो उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा इन CCCs पे, दैट मीन्स कोविड केयर सेंटर्स पे। तो ऐसे में अभी ज़रूरत क्या है, देखो ये ओवरनाइट रातों रात तो होने वाला काम है नहीं, पर
कैसे भी करके अगर इस डैमेज को हम कम कर सकें, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो देखो टाइम बहुत निकल चुका है, बट फिर भी अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं निकला है, हम बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़े लॉस को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसी को कंटिन्यू करें। वही विलेज, अभी जो 3 टियर पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, वायरस इन द विलेज, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो आप। के श्रीनाथ रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो कोविड-19 गांव में इतने बुरे तरीके से फैला है जिसकी हद नहीं है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए ना, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया में पहले से ही डिरेल्ड थी। ठीक है, हम पहले से ही परेशान थे और इसके बारे में हमने रिपोर्ट्स भी बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए हैं। तो बेसिक जो असेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है वो ही अगर वीक है तो कोविड-19 आउटब्रेक हो गया तो वो कैसे टैकल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। रही सही में फर्स्ट वेव जब आई थी तब तो देखो इतनी मुश्किलें नहीं थी, कहीं ना कहीं गाँव में ये ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा नहीं था। वजह क्या थी, क्योंकि गाँव जो है वो आइसोलेटेड है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम है। तो ऐसे में और खुली वातावरण, बिल्कुल खुला, वेंटिलेशन अच्छा है, हवा पास अच्छे से हो रही है और शुद्ध खाना, ठीक है, और बीमारियों का लोड भी इतना नहीं होता गाँव में क्योंकि वो अपने हाथों से खुद का काम करते हैं। तो ऐसे में फर्स्ट वेव का तो इतना असर पड़ा नहीं, पर जैसे ही सेकंड वेव आई है तो सेकंड वेव में वायरस बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया और बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस हो गया। और रही सही में इलेक्शंस में रिलीज होना और जो कुंभ मेला है उसमें गांव वालों का जाना, और वो इन्फेक्शन को लेकर के अपने गाँव में आ गए और रिजल्ट क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है कोविड का गाँव में। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी, अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में हमें पता है कि बहुत वीकर है, पर कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जहां पर स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम भी है, जैसे कि केरल और तमिलनाडु। तो वहां पर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को टैकल भी किया जा पा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर स्टेट में हालत खराब है। हाल का खराब कहां पर है, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा, जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं ये जो सो कॉल्ड पहले बीमारू स्टेट्स जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का ज़्यादा सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में राइटर ये बोल रहे हैं कि सेकंड वेव में हमने कहीं ना कहीं जो लापरवाही की है या फिर हमने एंटिसिपेट नहीं किया, उसका रिजल्ट ये रहा है कि हमें अब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ वाकई में हमें ज़रूरत है गाँवों के लिए भी काम करना, 3 टियर अप्रोच जो हम प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अल्टीमेटली 16 मई मतलब कल परसों जो गाइडलाइंस दी है उसमें यह कहा है कि कोविड-19 कंटेनमेंट एंड मैनेजमेंट इन पेरी अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में कैसे भी करके कोविड-19 को कवर किया जाए। पेरी अर्बन का मतलब हो गया अर्बन एरिया, उसके आसपास का जो रीजन है, ज्योग्राफिकल टर्म है ये। ठीक है, इसी तरीके से ये ज्योग्राफी के मेंस में भी आपके काम आ सकता है अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से आ रहे हो या फिर आपका जीएस में भी पेपर 1 से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ज्योग्राफीज का फर्स्ट पॉइंट तो हमेशा आपको देखने को, रूरल अर्बन डिवाइड, ठीक है, ये आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सही फ्रेमिंग की गई है 3 टियर अप्रोच को, और ये टाइम पे भी आई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसमें सर्विलांस भी किया जाएगा, नज़र भी रखी जाएगी, स्क्रीनिंग भी, टेस्टिंग भी की जाएगी, और बीमार अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है कोई भी तो आइसोलेट भी किया जाएगा, और अगर ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो गई तो रेफरल के ऑप्शंस भी दिए हैं। तो इसमें पीएचसी लेवल हो गया, गाँव के लेवल की बात की जाए, सिमिलरली सीएचसी की बात कर लो, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात कर लो। इसके अलावा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो अवेल कराना, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट जो सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कराना, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जहाँ पर जो हमने देखा एएनएम हो गई या फिर जो आशा वर्कर्स हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको साथ में लेकर के आना, और साथ में कम्युनिकेशन बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन डिक्लेयर की गई है वो इनमें है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं गाँव में भी इस बीमारी को टैकल करने के लिए। अब प्रपोज प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी कानून अभी बनाए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उनमें आप देखोगे ना एक फ्रेश लुक की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। आपने कदम उठाए बहुत अच्छे हैं, पर आपको थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की अप्रोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप बिल्कुल रेडिकल नहीं जा सकते हो। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि सरकार ने ये जो काम किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, पर कुछ अच्छा काम करने के लिए हमें और एडिशनल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फिर आप सजेशन दोगे अपने आंसर राइटिंग में, तब जाकर के आपका एक वेल बैलेंस्ड आंसर मिलेगा। अगर आपने पहले रेडिकल अप्रोच अपना ली, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूं कि सर प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, भाई आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना है,
आप क्रिटिकल हो सकते हो सरकार के लिए, बट क्रिटिकल आप नहीं हो सकते हो, एक एक्सपर्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो जब भी कभी आंसर दो, इंट्रोडक्शन अच्छे से दो, फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है कि सरकार ने इन जो भी समस्या है उसके लिए क्या क्या कदम उठाए, वो चीज बताओ। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि कुछ कमियां रह रही हैं, वो चीज बताओ, और फिर लास्ट में आपके सजेशंस दो, और फिर बाद में कंक्लूड करो। तब जाकर के उस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हो। आप कोई पॉलिटिशियन है या फिर पॉलिटिक्स में है तो प्लीज आप इन वीडियोस को मत देखा करो। और अगर आप एक वाकई में यूपीएससी के या कोई भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं तो आप इन वीडियोस को देखो, क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी है जिसमें सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके बारे में हमें पहले बात करनी है। क्योंकि एक जो इमेज होती है गवर्नमेंट, आपको एक बैलेंस्ड बिहेवियर दिखाना होता है। फिर उसके बाद में सरकार ने जो गलतियां की हैं या फिर जो लापरवाहियां की हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं उन पॉलिसीज में, वो आप नोट डाउन करो, बट कम से कम वर्ड्स में, कमियां कम से कम वर्ड्स में बताओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सजेशंस दो, उनको आप बताओ, समझाओ, फिर उसके बाद में कंक्लूड करो। आराम से 250 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे चलते चलते, खेलते खेलते, समझ गए। तो ये अप्रोच होनी चाहिए अगर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की बात की जाए तो। ऐसा नहीं कि सरकार एकदम शुरू ही इसी से कर दो कि कुंभ मेले करने की क्या जरूरत थी, ये रैलियां करने की क्या जरूरत थी। भाई ये चीज सबको पता है, बट आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। तब जाकर के आप वाकई में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहला पाओगे। तो बी अ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का पार्ट मत बनो आप, समझ गए। सरकार को सिविल सर्वेंट्स वो चाहिए हैं जो सोल्यूशन निकाल सके, समझ गए। प्रॉब्लम तो निकालने के लिए और भी बहुत है, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। खैर आगे चलते हैं। जो अभी ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनमें बोला फ्रेश लुक्स की जरूरत है, कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो हमने अभी देखा रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, 50% एफिशिएंसी आ रही है। तो ऐसे में आरटीपीसीआर के जो भी टेस्ट हैं वो अवेल कराने की जरूरत है, जो हमने देख भी लिया प्रीवियस आर्टिकल में कि मान लो अगर नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट रैट की, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट आ रही है नेगेटिव की, कोविड इन्फेक्शन नहीं है, बट सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका आरटीपीसीआर कंडक्ट करवा दो। इससे क्या होगा, बीमारी को टाइम पे टैकल किया जा सके और उसके बाद में ट्रीटमेंट दिया जा सके, आइसोलेशन किया जा सके, प्रॉपरली बीमारी को डायग्नोज किया जा सके। फिर आगे राइटर एक पॉइंट उठा रहे हैं कि अभी जो पॉलिसी डिक्लेयर की है इसमें क्या है कि गाइडलाइंस जो दी हैं उसमें ड्रग्स के लिए कुछ प्रोविजन है, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो दवाई है इसके प्रोविजन रखे गए हैं कि हाँ बीमारी हो तो ये दे दो, जबकि क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पता पड़ा है कि ये दवाई ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है। ऐसे ही आइवरमेक्टिन, ये भी एक दवाई की बात की गई है, पर इसकी बात की जाए आइवरमेक्टिन की तो WHO ने ये कहा कि केवल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इसका यूज़ किया जाए, नहीं किया जाए। तो ऐसे में ड्रग्स को भी आप अमेंड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी प्रोटोकॉल्स में कुछ कमियां हैं, उनको हमें साइंटिफिक मैनर पे फिर आगे, मतलब एक तो रिसर्च हो, प्रॉपर ट्रायल किए जाए, फिर उसके बाद में उनको आप अलाउ करो, तब जाकर के अच्छे से रिजल्ट मिल पाएंगे। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर टीम की अगर बात करें तो उनको हाउस होल्ड विजिट करवाने की अलाउ करने की ज़रूरत है। सिम्टम सर्विलांस होनी चाहिए कि हाँ वाकई में किसी के कोई सिम्टम्स है तो उसका केस डिटेक्ट हो जाए और उसका टाइमली टेस्टिंग हो जाए। ट्रायल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रायल्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सिस्टम में हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है, तो जिस पेशेंट को आपको लगता है ऑन द स्पॉट कि 2-3 केसेस हैं, इनमें से हमें कौन से को पहले प्रायोरिटी देनी है, तो वो ट्रायज हो जाएगा। ऐसे में रेफरल भी हमें ज़रूरत होगी कि मान लो सीवियर कंडीशन हो गई विलेज लेवल पे, तो उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक अगर पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए अगर हमारे पास में स्टाफ की कमी है तो क्यों ना जो NSS है या NCC के जो कैडेट्स हैं उनको आप ड्रॉ करो, उनको आप बुलाओ, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि वो लोग ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस रखते हैं। उनको पता है कि गांव में कौन कौन से परिवार है और किसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। गांव में आप जाकर के पूछो कि आपके गांव में हार्ट की प्रॉब्लम किस किस को है, तो आराम से बता देंगे 2-4 आदमी मिलकर के अल्टीमेटली कि इस घर में इस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, ये डिलीवरी है ना आसानी से दी जाना आसान रहेगी, ठीक है, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो चाहे सोशल सर्विस हो।
सिमिलरली इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस, जिससे क्या होगा कि जो बेसिक जरूरतें हैं कि मान लो गांव से शहर की तरफ अगर एम्बुलेंस लेकर के जा रही है तो वहां पर ऑक्सीजन फैसिलिटी हो, या फिर बीच में अगर इमरजेंसी इंजेक्शन देने की व्यवस्था करनी हो, तो वो सारी चीजें वहां पर एम्बुलेंस में होगी, तो वो पेशेंट जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा पाएगा। पर एक चीज जरूर हो कि अवेलेबिलिटी तो आपने इंश्योर कर दी, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। इतना नहीं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक गरीब कैसे अफोर्ड करेगा। और दूसरा इक्विटी, ऐसा नहीं कि एक गांव में तो बहुत मतलब एक गांव बड़ा है तो वहां पर तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी बहुत सारी है, पर पास में पड़ोसी एक ढाणी है, वहां पर कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में रिस्क रिडक्शन अगर हमें करना है ट्रांसमिशन का, कि ये बीमारी ना फैले, तो सीधी सी बात है अर्बन रूरल रीजन में अब कम से कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब गांव के लोग शहरों में ना आए और शहरों के लोग गांव में ना जाए कम से कम 6 महीने तक, क्योंकि अब शहरों में ये बीमारी थोड़ा बहुत रुकना शुरू हुई है। और अगर शहरों में ये बीमारी फिर से आती है तो शहरों में आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितनी जल्दी ये बीमारी फैल सकती है, और उसको भी हमें नजर में रखने की जरूरत है। तो ये सजेशन बहुत इनोवेटिव है, बहुत अच्छे हैं। साथ में वैक्सीन डिलीवरी की अगर बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो ऐसे में 45 साल से ज्यादा उम्र और वो जवान जिनको ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी परेशान कर रही है, कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी पे आप रखो। दिस इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है, इस पर काम करने की जरूरत है। साथ में आज स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कम है, पर है तो सही थोड़ी बहुत, तो है, उसका यूज किया जाए। बट जहां पर भी लिमिटेशन आपको दिखाई दे रही है, जैसे रूरल रीजन की बात करें, तो वहां पर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जो आपने डिप्लॉय की है, या फिर जो सिटीजन वॉलंटियर्स आपने डिप्लॉय किए हैं, उन लोगों को हमें कहीं ना कहीं एक काम और सौंपने की जरूरत है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करो वहां पर। दैट मीन्स कि आपके पास में टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी, मान लो गांव में 100 जने रहते हैं एक गांव में और 37 जनों के पास में स्मार्टफोन है, तो उन 37 जनों में जो भी वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको आप जिम्मेदारी दे दो कि लोगों का रजिस्ट्रेशन आप करोगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपका ये जो डिवीजन है ना, वो आसानी से किया जा पाएगा। देखो 30 साल या उससे ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, उनका टाइम पे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट होना, ब्लड शुगर मेजर होना, अगर ये हो जाएगा गांव के लेवल पे ही, तो देखो वहीं की वहीं पर बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको डिप्लॉय करने की बात की जा रही है 3 टियर सिस्टम में, वहां पर हम सही से काम कर पाएंगे। एक ये तरीका है। वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर बात करें तो इसमें एडवांस स्क्रीनिंग होनी जरूरी है। स्क्रीनिंग का मतलब वही टेस्टिंग करनी प्रॉपर, और उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। मान लो किसी की कोई हाइपरटेंशन है, किसी की डायबिटीज है, तो ऐसे में उनको अलग से ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़े वैक्सीनेशन के साथ में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में एनविसाज भी की हुई है कि प्राइमरी केयर में हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करने की जरूरत। दैट मीन्स कि एक बीमारी पर ध्यान नहीं देना, हमें कहे उस बीमारी के साथ साथ में एक पेशेंट की बॉडी में और क्या क्या परेशानियां हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें हम एनजीओज का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम हो, और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी अगर हमारे पास में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पर काम कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ में मिलकर के वो प्लान कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करो। फिर वो डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, वो डेटा कलेक्ट होने के बाद में उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और उसके बाद में उस डेटा को आप भेजो स्टेट लेवल पे। और स्टेट लेवल पे अगर यूं लगे कि भाई 2-3 डिस्ट्रिक्ट से डेटा ऐसा कुछ आ रहा है कि भाई ये इंप्रूव कर चुके हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट, पता पड़ रहा है एक चौथा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर परेशानियां ज्यादा हैं, तो यहां से रिसोर्सेज को आप उधर मोबिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे में मतलब बॉटम अप अप्रोच को अपनाओ। इन शॉर्ट बात ये कही जा रही है राइटर के द्वारा कि बॉटम लेवल पे अगर प्लानिंग अच्छे से हो गई, डेटा कलेक्शन अच्छे से हो गया, एनालिसिस अच्छे से हो गया, तो उसके बाद में स्टेट लेवल पे काम हो जाए। और स्टेट लेवल पे जब काम अच्छे से टैकल हो जाए, तो उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को उनकी डिमांड के हिसाब से, या फिर जो ग्रेविटी है सिचुएशन की, उसके हिसाब से परिस्थितियों को संभाला जा सकता है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डेटा आज देखोगे नई इकोनॉमीज का फ्यूल है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तरफ तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ में क्वांटिटी भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में हमें आगे की समस्याओं के लिए काम करने की जरूरत है। तो कोविड जो है ना, वो एक नया ही रास्ता इख्तियार कर रहा है, जिससे कि हमारी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करते हैं
कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसे में इस डिस्कशन में देखो यही था। अब एक आर्टिकल अपना बच रहा है केयर्न एनर्जी वाला, वो हम बाद में देख लेंगे। रीजन बीइंग बहुत लेंथी वीडियो हो गया है, उस अगर आर्टिकल को खुद से आप पढ़ सको तो मैं इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि एडिटर जो बता रहे हैं उन चीज़ों में केवल एक पॉइंट मेन आ रही है, वो ये कि केयर्न एनर्जी के फेवर में द हैग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार के खिलाफ डिसीजन दिया और ये कहा कि भारत सरकार जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर जो है इंटरेस्ट के साथ में यूके बेस्ड ये जो कंपनी है केयर्न एनर्जी इसको पे करेगी। कारण कि बोला टैक्स टेररिज्म फैला रखा है भारत सरकार ने। अब आप देखोगे भारत सरकार ने उस वर्डिक्ट को मानने से मना कर दिया और वो उन्होंने भारत सरकार ने अपील कर दी इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, तो उससे हो गया केयर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा नाराज। अब क्या करता है केयर्न एनर्जी कि उन्होंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेशन अवार्ड जो ये दिया था ना द हैग बेस्ड जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, तो उसमें अवार्ड को ना मानने के चलते क्या कहा, बोला कि भारत सरकार के जितने भी एसेट्स हैं, भारत सरकार की जितनी भी सब्सिडीज हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो एयर इंडिया के जितने भी आउट ऑफ इंडिया जितने भी एसेट्स हैं, बोलो उनको सीज कर लो। तो ये तरीका क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं एक और घातक चीज है, जहां पर हम एक तरफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है। ठीक है ना। इसके अलावा आप वोडाफोन का केस भी आपने सुना होगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही मुद्दा था कि भारत सरकार के द्वारा रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स अप्लाई किए गए थे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब हो गया कि आज आपने कानून बनाया और टैक्स लगा रहे हो पिछले 2 सालों से कंटिन्यू करके, तो ऐसे में आप क्या करते हो, इसको बोल देते हो टैक्स टेररिज्म। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं आज राइटर सीधा क्या बोल रहे हैं कि एक तो हमने कोविड-19 की सेकंड वेव को सही से टैकल नहीं किया, ऐसे में हमारी इमेज बहुत धूमिल हो गई है, और रही सही में अभी ये और मुद्दा चल जाएगा तो कहीं ना कहीं और इमेज हमारी डाउन हो जाएगी। तो सरकार को ज़रूरी है कि हमारे पास में स्कीम अवेलेबल है विवाद से विश्वास, तो इस स्कीम के तहत केयर्न एनर्जी के साथ में बात की जाए, क्योंकि अभी तक भी इस मुद्दे पे है ना, आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केयर्न एनर्जी टेबल पे नहीं है या बातचीत करने के लिए एक दूसरे के सामने बैठे ही नहीं है, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल थीम तो मैंने देखो आपको बता दी है, और एक बार आप खुद से रीडिंग मार दोगे आर्टिकल आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।